Hello guys, welcome to Study Under Legal. Myself Ram, and in this class we are going to discuss about Dowry Prohibition Act 1961. आज के इस क्लास में हम लोग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को देखेंगे, साथ ही साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डाउरी, ये कैसे इवॉल्व हुआ है इंडियन सिस्टम में, इसको भी देखेंगे. सेकेंड, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था इस एक्ट को लाने के पीछे, इसका भी समझेंगे पर्पस. नेक्स्ट, जो स्टेट अमेंडमेंट्स है बिहार के, इसको देखेंगे कि बिहार इस एक्ट में क्या क्या अमेंड किया है, एड ऑन किया है. ठीक है, इसको समझेंगे. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, एज वेल एज हाई कोर्ट्स के, अदर स्टेट हाई कोर्ट के जो भी रेलिवेंट जजमेंट्स होगा उसको भी कवर करेंगे. और एट लास्ट, डाउरी प्रोहिबिशन में एक रूल है, वो रूल बात करता है मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट से रिलेटेड, उसको भी हम लोग आज के इस सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे. तो ये आज का जो हमारा वीडियो होगा ये कंप्लीट पैकेज होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए. माइनर लॉ है, बस 10 ही सेक्शन है इसमें, तो बस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा. आज के वीडियो में के सफिशिएंट होगा आप लोग के लिए. तो चलो हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखो, पहले क्या था कि हिंदू में जो अप्रूव फॉर्म ऑफ मैरिज था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता था, कन्यादान. और जो हमारा धर्म शास्त्र है वो कहता है कि जो हमारा मेरिटोरियस एक्ट है कन्यादान का, वो तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक दक्षिणा ना दिया जाए. कौन सा दक्षिणा? वर दक्षिणा. यानी जो वर है, यानी जो हस्बैंड होगा, उसको दक्षिणा ना मिल जाए. और ये दक्षिणा कैसा होगा? लव एंड अफेक्शन पे होगा, यानी प्यार से होगा, कोई कंपल्सन नहीं होगा. ठीक है, ये वॉलेंटरली होगा, किसी तरह का कंपल्सन नहीं होगा कि आपको देना ही था. पहले क्या होता था कि वर को दक्षिणा दिया जाता था, ठीक है, कि लव एंड अफेक्शन में. और इसका जो क्वांटम होगा, दक्षिणा का क्वांटम, वो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फादर ऑफ द ब्राइड पे डिपेंड करता था. कोई ज्यादा देता था, कोई कम देता था. ठीक है, एज अ लव एंड अफेक्शन, फीलिंग ऑफ ऑनरिंग, इसलिए दिया जाता था. लड़कियों को जो पहले ऑर्नामेंट्स दिए जाते थे, गिफ्ट्स जो दिए जाते थे, प्रेजेंट्स दिए जाते थे ब्राइड को, वो बाय वे ऑफ ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, अदर आर्टिकल्स एज वेल एज कैश, ये उसका स्त्री धन था. क्या था? स्त्री धन था. और जो लड़कियों को भी दिया जाता था, ये ब्राइड को जो दिया जाता था, ये भी बाय वे ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया जाता था. कि फादर अपनी बेटी को देता था कि भाई ये जो है इतने दिन हमारे साथ रही मेरी बेटी, ठीक है, आपको अपना फीलिंग, अपने लव्स को शेयर करने के लिए ये दिया जाता था. These will probably mean to provide her with a short financial security in adverse circumstances. और ये एक तरह का एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी था फादर के तरफ से कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आता है, सर्कमस्टांसेस आता है, तो वो लड़की डील कर सके, उनकी बेटी डील कर सके. लेकिन ओवर द टाइम ये जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट था, अप्रोच था, इसको चेंज करते गया. ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है इस चीज का नाम रख दिया गया डाउरी. ठीक है, और जो लव एंड अफेक्शन था ये खत्म होके क्या हो गया? कोअर्सन हो गया, बार्गेनिंग हो गया, लालच बढ़ गया कि अब जितना से ज्यादा सामान हम ले सके. और इसी प्रकार जो हमारा एक पवित्र इंस्टीट्यूशन था, ये क्या हो गया? एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो गया. और डाउरी से रिलेटेड क्रूएलिटी स्टार्ट हो गया. ठीक है, एक सोशल इविल स्टार्ट हो गया, डेथ के रेट बढ़ गए डाउरी से रिलेटेड. ठीक है, वुमेन्स जो है सब्जेक्ट टू हरासमेंट हो गई, टॉर्चर हो गई, डेथ जो होने लगा. ये क्यों होने लगा? ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डिमांड ऑफ द डाउरी. ठीक है, तो ये पहले क्या था कि एक लव एंड अफेक्शन में वॉलेंटरली लड़की के पिता क्या थे, वो अपनी बेटी को, अपने वर को दक्षिणा देते थे. ठीक है, अपनी बेटी का स्त्री धन देते थे. लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम ये क्या हो गया, ये जो हमारा ट्रेडिशनल एंड वॉलेंटरली एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स था ब्राइड और ब्राइडग्रूम को, ये डिस्ट्रॉय हो गया. और क्या हो गया?
ये बन गया सोसाइटी में एक ऑनर। आज भी क्या होता है कि किसको कितना तिलक मिला उस हिसाब से उसका क्या होता है, ऑनर किया जाता है कि अरे उसको देखो, उसको इतना मिला, देख रहे हो ना नौकरी का फायदा। तो ये कंसेप्ट था पहले और ये कंसेप्ट हो गया आज का। और दैट्स वाई क्या हुआ कि डाउरी जो है एक सोशल इविल बन गया। डेथ रेट बढ़ने लगा, कोअर्सन, बार्गेनिंग, ठीक है, ये सारे चीज का कंसेप्ट अब हमारा डाउरी हो गया। इस चीज से कर्ब करने के लिए, इस चीज से छुटकारा पाने के लिए पार्लियामेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ ये इनइफेक्टिव साबित हुआ। ठीक है, ये उतना फॉलो नहीं किया जा रहा था, इनइफेक्टिव हो गया। तब इन 1982 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन डाउरी आइडेंटिफाइड टू की रीजन फॉर हिज फेलियर। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी थी 1982 में, इन्होंने दो रीजन आइडेंटिफाई किया कि क्यों हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का फेल कर गया, यानी इनइफेक्टिव हो गया, उतना जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था। क्यों? दिस एक्ट डेफिनेशन एक्सक्लूड वॉलेंटरली प्रेजेंट्स। ठीक है, ये जो हमारा एक्ट का डेफिनेशन था वो एक्सक्लूडेड कर दिया था वॉलेंटरली प्रेजेंट्स को, मेकिंग इट नियरली इम्पॉसिबल टू प्रूव दैट द गिफ्ट्स वेर गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। ठीक है, द लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैसेनरी। और क्या था कि कोई इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैसेनरी भी नहीं था, यानी कि अगर कोई डाउरी लेते हुए पकड़ा जाए या कैसे आप उसको कर्ब कर सके, बचा सके, इसका कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं था, मैसेनरी नहीं था। तो ये दो रीजन था, एक तो वॉलेंटरली प्रेजेंट से रिलेटेड और दूसरा कोई इन्फोर्समेंट मैसेनरी भी नहीं था। तो हमारा जो 1982 का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी था, इसने दो रीजन बताया कि हमारा जो ये एक्ट है वो क्यों फेल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ऑब्जर्व किया था, क्या ऑब्जर्व किया था इन्होंने, कि लेजिस्लेशन जो है अलोन कैन नॉट इरेडिकेट डीप रूटेड सोशल प्रॉब्लम। जो हमारा लेजिस्लेचर है वो अकेला कभी भी डीप रूटेड जो सोशल प्रॉब्लम है, सोशल एविल है, इसको कर्ब नहीं कर सकता है। इसको अगर करना है, इससे हम लोग को छुटकारा पाना है, तो मोरल और लीगल डायरेक्शन जरूर होना चाहिए पब्लिक ओपिनियन का, यानी पब्लिक की रोल प्ले करेंगी इन सब चीजों में, उनका कुछ रोल होना चाहिए, उनका हाथ होना चाहिए, ताकि हम इससे कर्ब कर सके, इससे छुटकारा पा सके। लेजिस्लेशन अकेले चाह लेगी, अगर सरकार अकेले चाह लेगी कि हम सब चीज ठीक कर दे, तो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस पीपल उसमें कनेक्ट हो सके, पीपल का सहयोग गवर्नमेंट को मिले। टू स्ट्रेंथन द लॉ, पार्लियामेंट पास द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982 एंड 86 incorporating the recommendation of joint parliamentary committee। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में अमेंडमेंट किए गए 1961 में बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1984 एंड 1986, और इस अमेंडमेंट से जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो ऑब्जर्वेशन था इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये हमारा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, डाउरी से रिलेटेड। आई होप यहां पे आप लोग को समझ में आया होगा। चलो, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड इन विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान रिपोर्टेड इन 2002 SC 2830। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ये ऑब्जर्व करती है दैट द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ डाउरी हैज टू बी कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट बट by the society also. Society has to evolve ways and means to curb this social evil। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन करने से, कोई भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट करने से हमारा जो डाउरी का पेमेंट है, रिसिप्ट है, ये कंट्रोल नहीं हो सकता इफेक्टिवली तब तक
जब तक सोसाइटी ना चाहे, सोसाइटी को रास्ता निकालना होगा ताकि वो इस सोशल एविल से कर्ब कर सके, अपने आप को छुटकारा पा सके। ये कहा गया था विकास वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। चलो अब हम लोग इस एक्ट से रिलेटेड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स है और अदर एक्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है हमारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट का एसेंट इसको मिला था 20 मई 1961 को। डेट ऑफ एसेंट क्या है? 20 मई 1961। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कब है, इंप्लीमेंट कब किया गया था? 1 जुलाई 1961 को। और इसका टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है ये 10 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं? 10 है। देखो डेट ऑफ एसेंट प्रेसिडेंट का कब मिला था? 20 मई 1961 को। इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। और टोटल सेक्शन कितने हैं? 10 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेक्शन इस एक्ट से रिलेटेड, वो है 85 BNS, यानी कोरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन क्या हो गया? 498A ऑफ IPC। 498A ऑफ IPC, ये आप जान रहे हैं हस्बैंड और उसके रिलेटिव का जो वुमेन के प्रति क्रूएलिटी वाला है, ये उससे रिलेटेड है 498A। नेक्स्ट 80, ये कोरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 304B ऑफ IPC, ये डाउरी डेथ से रिलेटेड है। डाउरी डेथ से रिलेटेड का जो पनिशमेंट है विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, अगर डेथ होता है तो ये डाउरी डेथ से रिलेटेड है। और 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस का 113B था। ठीक है, ये क्या है? प्रिजम्पशन टू डाउरी डेथ, यानी 7 साल के अंदर अगर कोई लेडीज अपने मैट्रिमोनियल होम में मरती है तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि सब्जेक्ट टू डाउरी। ये वाला सेक्शन था 118 कोरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन और डेट। देखो डेट हमेशा याद रखना, क्यों? क्योंकि छोटा जो एक्ट होता है उसमें डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मार्जिनल नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सब चीज को हमेशा ध्यान में रखना। यानी प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 20 मई 1961 को। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 1961 है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 10 है। अगर हम बात करें कि हमारा जो ये एक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डाउरी। जो हमारा ये पर्टिकुलर एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लेना और देना दोनों को प्रोहिबिट करे। या अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, गिव कर रहा है, या कोई व्यक्ति टेक कर रहा है, तो ये दोनों से प्रोहिबिट किया जाए। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्ट का। नेक्स्ट चलो अब हम लोग अपने सेक्शन पे आते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा ये है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। जान रहे हैं, देखो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, देखो मे पे अंडरलाइन करो, मे क्यों कहा, शैल क्यों नहीं कहा? तो ये कह रहा है कि इस एक्ट को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 भी कह सकते हैं। यानी मे जो है, यानी इस एक्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961 भी कहा जा सकता है। अगर ऐसे भी लिख के आए, दिस एक्ट also be called as एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961, एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961, इसीलिए यहां मे शब्द का प्रयोग किया गया। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और इसका जो एक्सटेंड है वो होल इंडिया हो चुका है आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, इसके बाद जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो एक्सटेंड्स है वो होल इंडिया हो चुका। और ये एक्ट हमारा कब आया था? 31 दिसंबर, ये अक्टूबर 2000 कब था? 19। ठीक है, याद रखना है इसको। चलो, और ये हमारा फोर्स में कब आया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? 1 जुलाई 1961। और इसका एसेंट डेट कितना था? 20 मई 1961। चलो यहां तक याद हो गया। शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन ऑफ डाउरी से रिलेटेड, कि डाउरी की परिभाषा क्या होगी। यह कहता है द टर्म डाउरी
मीन्स एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी मीन्स यहां पे इंक्लूड हो जाता है बोथ मूवेबल और इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी इंक्लूड हो गया। एनी प्रॉपर्टी मतलब मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। द टर्म डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी आईपीसी में डिफाइन था सेक्शन 30 में, और भारतीय जो न्याय संहिता है बीएनएस, उसके 2 सब क्लॉज 31 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, वो सेम मीनिंग होगा। तो ये कह रहा है कि डाउरी का मतलब क्या है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, और कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दैट इज गिवन और एग्रीड टू बी गिवन, या तो दे रहे हैं या देने के लिए राजी भी हो जा रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, इन कनेक्शन विद द मैरिज। ठीक है, आजकल क्या है, इनडायरेक्टली कहे तो क्या, फिक्स डिपॉजिट करवा दे रहा है, घर खरीद के दे रहा है, या सोना चांदी दे रहा है। तो ये सब क्या है, डायरेक्टली पैसा दे दो, कैश दे दो, या इनडायरेक्टली कुछ कर दो, तो ये सारे चीज क्या होंगे, डाउरी के अंतर्गत कहलाएंगे। बाय वन पार्टी टू दी मैरिज टू अदर पार्टी, यानी एक पार्टी शादी के दूसरे पार्टी के साथ अगर ऐसा कोई डील कर रहा है। ठीक है, बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी, दोनों पार्टी के पेरेंट्स, और बाय एनी अदर पर्सन, यानी रिलेटिव्स के थ्रू भी आजकल पैसा चला जा रहा है, टू ईदर पार्टी टू एनी अदर पर्सन। तो ये चीज हमारा डाउरी हुआ। ठीक है, समझो, पहले कंसेप्ट समझो। डाउरी का मतलब क्या हुआ, द टर्म डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी, या दैट मीन्स कि मूवेबल इमूवेबल बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, द टर्म डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी दैट इज गिवन और एग्रीड टू बी गिवन ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कनेक्शन विद द मैरिज, यानी शादी के कनेक्शन में ही देने का बात कर रहा है। ये चीज हमेशा याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइन को बहुत बार इंटरप्रेट किया है। ठीक है, इन कनेक्शन विद द मैरिज, यानी मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए। बाय वन पार्टी टू द मैरिज टू द अदर पार्टी, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष को, और क्या कह रहा है, यानी दूसरे पक्ष भी हो सकते हैं या फिर कोई अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। अन्य व्यक्ति मतलब उसके रिलेटिव्स। ठीक है, अन्य व्यक्ति के मतलब उसके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, यानी फूफा ताऊ। ठीक है, इन लोग के थ्रू भी दिया जा सकता है। अब क्या कहा जा रहा है कि कब देना है। ठीक है, कब देना है, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी शादी के ठीक समय। यानी देखते हो ना, कभी कभी जयमाला हो रहा है, वरमाला जो होता है उसी समय स्टेज पे बोलता है, नहीं नहीं, जब तक सोना का चैन नहीं मिलेगा हम वरमाला नहीं पहनाएंगे। तो ये एट द टाइम ऑफ मैरिज भी हो सकता है। बिफोर मैरिज, यानी शादी ठीक होने से पहले, वही मेन जो प्रचलन है वही है, शादी ठीक होने से पहले ही हमको इतना पैसा चाहिए, तो बिफोर मैरिज। और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज। ठीक है, शादी के बाद, शादी के पहले, या शादी के समय, ये तीनों समय दिया जा सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर। ठीक है, जो मुस्लिम लॉ में जो डावर दिया जाता है, मेहर की राशि दी जाती है, ठीक है, ये इस डाउरी में इंक्लूड नहीं होता है इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अप्लाइज। तो जिस लोगों पे, यानी मुस्लिम जो पर्सन है जिस पे शरीयत मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल है, उन लोग में एक डावर मेहर दिया जाता है, मेहर की राशि। तो वो मेहर की राशि हमारा डाउरी में इंक्लूड नहीं है। तो ये लाइन को हमेशा याद रखना कि इट डज नॉट इंक्लूड डावर और मेहर इन द केस ऑफ पर्सन टू हुम मुस्लिम लॉ शरीयत अप्लाइज। ठीक है, चलो यहां पे कंसेप्ट समझ में आ गया डाउरी का। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1 इसको ओमिट कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैज द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी यहां पे लिखा गया है हमारे डेफिनेशन में, उसका सेम मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पीनल कोड कहता है, कोरेस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो आप भारतीय न्याय संहिता का 2 सब क्लॉज 31 देख सकते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को परिभाषित किया है। तो डाउरी का डेफिनेशन आई होप क्लियर हो चुका है। किसी को कोई भी क्वेश्चन रहेगा
तो वो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आराम से कमेंट करो कि हाँ ये वाला कंसेप्ट नहीं है क्लियर, तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। अप्पा साहेब वर्सेस एएनआर, सॉरी अप्पा साहेब एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड इन 2007 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 2721। ये क्या है, केस क्या है, ये क्या है, गिविंग और टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी मस्ट हैव सम कनेक्शन विद द मैरिज। जो मैंने कहा था कि ये जो वर्ड है, लाइन है, कनेक्ट इन कनेक्शन विद द मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी लेना देना, ठीक है, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये कैसा होना चाहिए, तो कनेक्शन विद द मैरिज होना चाहिए ऑफ द पार्टीज एंड को रिलेशन बिटवीन द गिविंग और टेकिंग प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विद मैरिज ऑफ द पार्टीज इज एसेंशियल। अ डिमांड ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल emergency or meeting of some urgent domestic expense or purchasing manner cannot be termed as a demand of dowry। अब कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया, ठीक है, या फिर कुछ अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंस से डील करना हो, या फिर कुछ परचेज करना हो, तो इन सब का से रिलेटेड हम लोग डाउरी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि आप नाता पोता है, एक्सीडेंट कर गया, उस समय वो पैसा मांग रहे हैं कि ससुर जी पैसा दे दीजिए ना, हमारे पास अभी नहीं है, ऑपरेशन करवाना है, तो आप इस चीज को डाउरी का में नहीं ला सकते। ये क्या है, फाइनेंशियल कुछ इमरजेंसी आ गया हस्बैंड को, ग्रूम को, तो क्या आप इसको मान सकते हैं? नहीं। डाउरी हमेशा तभी कंसीडर्ड किया जाएगा तो जब इन कनेक्शन विद द मैरिज, शादी से रिलेटेड हो, ठीक है। समझ में आया क्या? अब ऐसा कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गया डोमेस्टिक, अब हस्बैंड का क्या हुआ, उसका दामाद का नौकरी छूट गया, अब क्या है, कुछ अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंस वो नहीं फुलफिलमेंट कर पा रहा है, तो वो हेल्प तो ले ही सकता है ना यार। तो यही चीज कहा गया था। अप्पा साहेब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्ट किया गया था 2007 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 721 में, ठीक है। तो ये याद रखना कि हमेशा इन कनेक्शन विद द मैरिज होना चाहिए। अब कहता है डिमांड आफ्टर मैरिज, ठीक है। अगर कोई आफ्टर मैरिज, हम लोग देखे थे कि डाउरी में जो परिभाषा है उसमें लिखा हुआ है कि डाउरी जो है आप कभी भी मांग सकते हैं, बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज। तो कहता है कि अगर शादी के बाद डिमांड कर रहे हैं तो इसमें महाराष्ट्र हाईकोर्ट का इसमें एक जजमेंट है, कहता है एनी डिमांड फॉर प्रेजेंट्स आफ्टर द मैरिज बट नॉट हैविंग कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द पार्टीज विल नॉट कंस्टिट्यूट अ डिमांड ऑफ डाउरी, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रेजेंट्स का डिमांड है, ठीक है, आफ्टर द मैरिज, लेकिन वो शादी से कनेक्शन नहीं है उसका, नॉट हैविंग कनेक्शन विद द मैरिज, तो वो जो डिमांड है उसको डाउरी नहीं कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग जनरल सोचे तो अगर हस्बैंड अपने ससुराल जाता है और वहां पे कुछ हंसी मजाक शादी किसी का शादी हो रहा है, वहां पे बोलता है कि अरे आप लोग को तो हमको तोहफा देना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो चीज नहीं डाउरी में कंस्टिट्यूट करेंगे। डाउरी तभी कंस्टिट्यूट होगा जब वो इन कनेक्शन विद द मैरिज होगा। तो यही कहा गया था। अर्जुन क्या है, अर्जुन ढोंडीबा कांबले एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिपोर्टेड है, ये साइटेशन है इसका, ठीक है। तो ये देख लेना तुम लोग, अगर डिटेल में पढ़ना है तो साइटेशन भी मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट है कस्टमरी गिफ्ट्स एक्सक्लूडेड, यानी जो कस्टमरी गिफ्ट्स हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है डाउरी से। ये भी सुप्रीम कोर्ट कहती है, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिपोर्टेड इन 2001 वॉल्यूम 8 एससीसी पेज नंबर 633। क्या कहती है, एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट डाउरी शुड बी एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी given or agreed to be given in connection with the marriage, customary gifts or payment in connection with the birth of child or other ceremonies unrelated to marriage ceremony do not fall within the ambit of dowry। क्या कह रहा है कि भाई जो अगर मैरिज से रिलेटेड नहीं है, इन कनेक्शन विद द मैरिज नहीं है, और
कोई बच्चे का जन्म होता है, कुछ अदर सेरेमनीज होता है, तो आप उसको डाउरी, फॉर एग्जाम्पल जो है बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अब लड़की के घर वाले क्या करते हैं, उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। हम लोग के साइड बिहार में क्या होता है ना, बिहार झारखंड में, कि अगर बच्चा होता है तो मेरी दीदी का अगर बच्चा हुआ तो नानी हम लोग के घर से उसका हाथ में बाला जाता है चांदी का, ठीक है, उसको कुछ लॉकेट वॉकेट देते हैं, सोने का चैन देते हैं बच्चे को। तो ये हम चीज, इस चीज को हम लोग डाउरी नहीं कह सकते हैं। ये तो नानी का प्यार है अपने भगिना भगनी के प्रति, जो भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते डाउरी में, ये एक तरह का कस्टमरी गिफ्ट है, ठीक है। तो कस्टमरी गिफ्ट को एक्सक्लूड किया गया है, ये सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इस केस में कहा गया था। चलो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब चलो सेक्शन 1 हो गया, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। सेक्शन 2 हो गया, डाउरी का जो परिभाषा है वो हो गया, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट केस लॉ लगा उसको भी हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट जो है ये है सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। देखो पेनाल्टी तो बहुत सारे सेक्शन में तुमको मिलेंगे इस एक्ट में। ये क्या है, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, यानी अगर आप दे भी रहे हैं या ले रहे हैं दहेज तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, आपको सजा हो सकता है। ये क्या कह रहा है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु गिव्स, या तो देता है या टेक्स लेता है, और अबेट्स। देखो गिव का तो मतलब समझ में आ गया कि जो दे रहा है, टेक का मतलब तो समझ में आ गया कि जो ले रहा है। ये अबेट कैसे कर सकते हैं? अब देखो बिहार, झारखंड, यूपी, पता नहीं और सब जगह होता है या कि नहीं होता है। यहां पे एक कंसेप्ट है अगुआ का। अगुआ का कंसेप्ट मतलब कि दो फैमिलीज को मिलाना, एक बीच का मीडिएटर जो कि दोनों फैमिली को मिलाता है, ब्राइड को और ग्रूम को मिलवाता है कि ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है। अगर वो अबेट्स, उन लोग क्या करता है, कभी कभी अबेट करता है कि अरे लड़का तो सेक्रेटेरिएट में है, लड़का वकील है, लड़का जज है, ठीक है, इसको तो इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर अबेट भी कर रहा है, चाहे वो दे रहा है, ले रहा है, या अबेट कर रहा है, दुष्प्रेरण कर रहा है टू द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद। अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, ले रहा है या अबेट कर रहा है गिविंग और टेकिंग डाउरी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रीजमेंट। कितना होगा, मिनिमम 5 years। क्या है, मिनिमम 5 साल की सजा होगी। इसका एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोर्ट को कोई स्पेशल और एडिक्वेट रीजन लगता है तो वो जजमेंट में, जो भी जजमेंट देगी उसमें लिखित रूप से लिखेगी और रिड्यूस कर सकती है पनिशमेंट को। ये 5 साल से कम कर सकती है पनिशमेंट। कब, जब कोर्ट कोई स्पेशल और एडिक्वेट रीजन लगे, जजमेंट में उस लिखित रूप से लिखेगा। अब देखो क्या है ना कि डाउरी ले तो लेता है, बाद में जब केस चलता है तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई टॉर्चर होता है ना तो वो वुमेन होती है, ठीक है। एक तो उसको डब, उसका हस्बैंड जेल में जा रहा है, उसका फैमिली जा रहा है, उसका पूरा लाइफ सेक पे है, तो कोर्ट भी इस चीज को कंसीडर करती है कि भाई जो मेन सफरर है इस सब चीज में वो वुमेन हो सकती है। इसलिए कोर्ट को अगर कोई स्पेशल और एडिक्वेट रीजन लगता है तो वो अपने जजमेंट में लिख के ये 5 साल का पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकती है, मिनिमम 5 years पनिशमेंट को, ठीक है। तो इंप्रीजमेंट कितना होगा, मिनिमम 5 साल, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो कम भी कर सकती है। फाइन कितना है, मिनिमम 15,000 रुपया फाइन है, मिनिमम 15,000 फाइन है। और क्या है, और ये जो है ना ये एंड है, ठीक है, ये याद रखना, या तो 5 साल का सजा या मिनिमम, और मिनिमम जो है 15,000 रुपया, और नहीं है, यहां पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। और द वैल्यू ऑफ द डाउरी विच एवर इज हायर, ठीक है। तो मिनिमम 5 साल की सजा होगी और 15,000 रुपया तक का फाइन होगा मिनिमम, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम 15,000 तो होगा ही होगा। और क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ डाउरी विच एवर ही इज हायर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई
करेटा कार ले लेता है, BMW ले लेता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू 50 लाख रुपया है। तो वो जो वैल्यू ऑफ डाउरी है, जो भी हायर होगा, यानी उसका पैसा उसको लगेगा, ठीक है, उसको पनिशमेंट, उसको एज अ पेनल्टी मिलेगा। तो ये था पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। इसका सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू और इन रिलेशन टू। ये कह रहा है, ये वाला जो बात है सबसेक्शन 1, ये यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। कब? प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैव बीन मेड इन दैट बिहाफ। यानी अगर कोई गिफ्ट लड़की को दिया जा रहा है शादी के समय में विदाउट एनी डिमांड, तो वहां पे ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ये वाला सबसेक्शन। दूसरा क्या कह रहा है? प्रेजेंट्स वेयर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू ब्राइड ग्रूम विदाउट एनी डिमांड हैव बीन मेड इन दैट बिहाफ। अगर कोई लड़का को गिफ्ट दिया जा रहा है शादी के समय में और जिसका उसने कोई डिमांड नहीं किया है, तब भी ये जो हमारा सेक्शन सब क्लॉज 1 है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया क्या? अगर शादी के समय में लड़की को या लड़के को कोई तोहफा दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसका लड़के के तरफ से कोई डिमांड नहीं है, फादर अपनी खुशी से दे रहा है, रिलेटिव अपनी खुशी से लड़का को दे रहा है, लड़की को दे रहा है, तो वो चीज डाउरी में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर इंटर्ड इन लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल मेड अंडर दिस एक्ट। अब क्या कह रहा है? जो भी लड़का लड़की को गिफ्ट दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो उस चीज का एक लिस्ट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? लिस्ट बनेगा। और वो लिस्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इस एक्ट में एक रूल बनाया गया है। वो रूल बताता है कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस एक्ट को क्या कह, रूल को क्या कहते हैं? डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। तो इसी रूल के अंतर्गत वो लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी गिफ्ट लड़का लड़की को दिया जा रहा है। अरे यार समझो, पहले शादी होता है ना, तो शादी में क्या होता है ना कि हम लोग के क्या होता है कि जो भी अंकल होते हैं, ठीक है, या फिर मेरे चाचा लोग क्या करते थे ना कि जो भी लिफाफा मिलता था, जो भी गेस्ट आते थे गिफ्ट देते थे, ठीक है, उस लिफाफा को ना ये चाचा लोग क्या करते थे, एक कॉपी में लिख देते थे। दीदी के शादी में मेरे यही होता था कि चाचा लोग कॉपी में लिखते थे कि इन्होंने लिफाफा दिया, इन्होंने लिफाफा दिया, उसका एक नाम तैयार कर लेते थे, गिफ्ट तैयार, ताकि जब शादी के बाद हम लोग खोलते थे कि कौन कौन दिया नहीं दिया, तो उसी प्रकार का एक लिस्ट मेंटेन होता है, ठीक है। उस चीज को हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि जो भी ब्राइड को और ब्राइडग्रूम को गिफ्ट मिल रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जो कि बिना किसी डिमांड के मिल रहा है, तो उसका क्या है? लिस्ट तैयार किया जाएगा। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट क्या कह रहा है? वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय or on behalf of the bride or any person related to bride, such presents are customary as nature। तो बोल रहा है कि जो भी ब्राइड को तोहफा दिया जाएगा, प्रेजेंट्स दिया जाएगा, वो कैसा होना चाहिए? पहला तो कस्टमरी इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम लोग बिना किसी चीज का दिए जा रहे हैं। अब जैसे मुंह दिखाई होता है, तो ये एक कस्टम है, तो उस समय जो सब लोग पैसा देते हैं, फर्स्ट टाइम कोई सोना का चांदी का हार देता है, तो ये कस्टमरी इन नेचर होना चाहिए। और दूसरा, वैल्यू देयर ऑफ इज नॉट एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। बोल रहा है कि अपने औकात से बाहर नहीं देना है, ठीक है, यही चीज कह रहा है। बोल रहा है कि जो भी वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी, जो भी चीज का आप दे रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं, उसका वैल्यू आपके फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक का स्टेटस है कि वो खुद ही अल्टो कार से घूम रहा है और वो मुंह दिखाई में उसको BMW गिफ्ट कर रहा है, तो क्या समझेंगे कि भाई ये इनडायरेक्टली वे है कि आप डाउरी दे रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा पहला तो जो प्रेजेंट दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए? कस्टमरी इन नेचर होना चाहिए। और दूसरा कि जो वैल्यू होगा वो नॉट एक्सेसिव हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ सच प्रेजेंट आर गिवन। जिसके द्वारा दिया जा रहा है या जिसके बिहाफ में दिया जा रहा है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस से
ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कहा, लेजिस्लेचर बहुत शार्प है भाई। वो बोला कि अच्छा गिफ्ट के नाम पे तुम दे दोगे कुछ भी, हम तुमको बताते हैं। तो पहला कस्टमरी इन नेचर होना चाहिए, और गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या? सेक्शन 3 समझ में आया क्या? पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, पहला तो ये क्लियर है, 5 साल का सजा एंड 15,000 रुपए का फाइन, और या तो फिर और द वैल्यू ऑफ डाउरी विच एवर इज हायर, या तो वैल्यू ऑफ डाउरी जो भी ज्यादा होगा इन दोनों में से वो चीज दिया जाएगा। इसमें एक बिहार का स्टेट अमेंडमेंट है। बिहार का स्टेट अमेंडमेंट में जो इम्प्रीजमेंट का सजा है और फाइन है वो कम है। यहां पे सजा जो है सिर्फ 6 महीने का है, एंड फाइन जो है वो 5,000 रुपए तक का है। ठीक है, यानी 6 महीने का सजा और 5,000 रुपया फाइन देना होगा। लेकिन जो मेन हमारा एक्ट है उसमें 5 साल का सजा और 15,000 रुपए का फाइन है। समझ में आया क्या? बिहार स्टेट अमेंडमेंट ये लिख लेना या मार्क कर लेना। इसमें 6 ही महीने तक का सजा है और 5,000 रुपए तक का फाइन है। चलो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4। ये कहता है पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। पहला था लेने और देने का, अगर डिमांड भी करते हैं डाउरी का, मांग भी करते हैं, तो उसके लिए भी सजा है। क्या कह रहा है? एनी पर्सन हु डिमांड्स डाउरी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर कोई व्यक्ति डाउरी की मांग करता है, दहेज की मांग करता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली, किससे करेगा? या तो पेरेंट से कर सकता है, या रिलेटिव से कर सकता है, या गार्जियन से कर सकता है, ऑफ ईदर, या तो लड़के वाले या लड़की वाली। ठीक है, कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति डाउरी का डिमांड करता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और किससे करेगा? पेरेंट से, गार्जियन से, रिलेटिव से, ठीक है, ऑफ द ईदर पार्टी। ठीक है, तो वो क्या कहता है? इस सेक्शन का ऑफेंसेबल एक्ट कमिट करता है। इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है। पनिशमेंट क्या कहता है कि इम्प्रीजमेंट मिनिमम ऑफ 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, यानी जो मिनिमम सजा होगी अगर डिमांड ऑफ डाउरी के लिए वो 6 महीने का होगा, और जो मैक्सिमम जा सकता है 2 साल तक जा सकता है। एंड फाइन कितना होगा? 10,000 रुपये तक का। ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो अगर आप डिमांड करते हुए डाउरी पकड़ा जाते हैं तो आपको मिनिमम सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है, और 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? द कोर्ट में इम्पोज अ सेंटेंस लेस देन 6 मंथ ओनली फॉर अ एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। फिर से वही बात कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो कोर्ट जो है ये मिनिमम जो 6 महीने की सजा है इसको भी कम कर सकता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल एंड एडिक्वेट रीजन। ठीक है, और लेकिन वो क्या, उस रीजन को उसको अपने जजमेंट में रिकॉर्ड करना होगा कि क्यों वो 6 महीने से कम का सजा दे रहा है जज साहब। ठीक है, तो ये प्रोवाइजो कहता है। इसमें फिर एक बिहार का स्टेट अमेंडमेंट है। ये कहता है इम्प्रीजमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक का सजा हो सकता है इसमें, और फाइन जो है वो 5,000 रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या था? मेन एक्ट में जो हमारा है प्रिंसिपल एक्ट, ये कहता है मिनिमम 6 महीने और एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, लेकिन इसमें कह रहा है ज्यादा से ज्यादा आप 6 ही महीने का दे सकते हैं, और फाइन जो है 5,000 रुपए तक का दे सकते हैं। ठीक है, एक और प्रोवाइडेड डेट है इसमें, that no court shall take cognizance of any offense under this section except the previous sanction of the state government or of such officer as the state government specify in this behalf। जो बिहार का स्टेट अमेंडमेंट है उसमें एक चीज और कहा गया है कि कोर्ट खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है इस जो सेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए उसको प्रीवियस जो है सैंक्शन होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट में, या नहीं तो कोई अदर ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ अपॉइंट किए हो। ठीक है, ये बिहार का स्टेट अमेंडमेंट था। चलो
सेक्शन जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेक्शन 4A। ये बात करता है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट्स, यानी कुछ जो विज्ञापन है उस पे बैन किया गया है, इंसर्टेड बाय द एक्ट ऑफ 43 ऑफ 1986, और ये आया था 19 नवंबर 1986 को ये जोड़ा गया था हमारा मेन एक्ट में, ये वाला 4A। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ अ पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, जर्नल हो, पेरियोडिकल हो और एनी अदर मीडिया की, देखो समझो, पहले इसको समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। आजकल के डेट में क्या है कि बहुत सारा न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ठीक है, या फिर कोई लोग पैम्पलेट छपवाता है, कोई लोग मीडिया में शेयर करता है कि ये मेरी बेटी है, अगर इससे कोई शादी करेगा तो हम अपने प्रॉपर्टी में से इतना प्रॉपर्टी आपको देंगे, इतना पैसा देंगे, बिजनेस में शेयर देंगे, अदर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये सब क्या है, कंसिडरेशन फॉर द मैरिज है कि भाई अगर मेरे बेटी से या बेटा से शादी करता है तो हम लोग देंगे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते हैं, ना प्रिंट कर सकते हैं, ना पब्लिश कर सकते हैं, ना सर्कुलेट कर सकते हैं इस तरह के किसी भी एडवर्टीजमेंट को। अगर कोई न्यूज़पेपर भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट को सर्कुलेट भी करता है तो वो भी पनिशेबल होगा अंडर दिस सेक्शन। तो यही चीज कहा गया है, इफ एनी पर्सन क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है थ्रू एन एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट किससे कर सकता है, तो न्यूज़पेपर से कर सकता है, जर्नल से कर सकता है, पेरियोडिकल या अदर मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप से कर रहा है। क्या कर रहा है कि एनी शेयर इन प्रॉपर्टी, मनी, बिजनेस और अदर इंटरेस्ट एज अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज, एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, की शादी कीजिएगा, ऑफ हिज सन एंड डॉटर और एनी अदर रिलेटिव। तो कि आप शादी कीजिएगा तो आपको ये सब देंगे। तो ये सब चीज का आप प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं या सर्कुलेट भी करते हैं एनी सच एडवर्टीजमेंट, तो आप ये पनिशेबल एक्ट है। इसमें जो पनिशमेंट है, इंप्रिजमेंट मिनिमम 6 मंथ है, विच में एक्सटेंड टू 5 years। यानी अगर आप ये सब एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं तो मिनिमम जो इसका सजा आपको मिलेगा वो कितना सजा हो सकता है, मिनिमम जो इसका सजा है 6 महीने का है, जिसको बढ़ा के 5 साल भी किया जा सकता है। एंड फाइन जो है इसमें आपको लगेगा वो 15,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो इंप्रीजमेंट मिनिमम ऑफ 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन ऑफ 15,000 अप टू 15,000। देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी फाइन है ना वो एंड करके और करके नहीं है कि या तो ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है। आपको सजा के साथ साथ फाइन भी देना पड़ेगा, एंड है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। प्रोवाइजो इसका एक है, प्रोवाइजो ये कहता है द कोर्ट में इम्पोज सेंटेंस ऑफ लेस देन 6 months ओनली फॉर एडुकेट एंड स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। ये कह रहा है जो मिनिमम 6 month का सजा है, कोर्ट इसको कम कर सकता है। कब, जब कोई एडिक्वेट और स्पेशल रीजन अपने जजमेंट में लिख दे कि भाई हम इस कारण से इसका सजा को कम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये जुडिशियल डिस्क्रिशन है भाई, यहाँ पे बहुत जुडिशियल डिस्क्रिशन दिया गया है जज साहब को कि भाई आप सजा कम कर सकते हैं। चलो अब हम लोग सेक्शन 5 पे आते हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। यानी किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट अगर कहते हैं डाउरी देने के लिए और लेने के लिए, शैल बी वॉइड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरे देखिए हम लोग शादी से पहले लड़की वाले ने मेरे साथ इकरार किया था, ठीक है, एग्रीमेंट बनाया था कि शादी के बाद जो है हम लड़का को एगो कार गिफ्ट देंगे और 2 सोना का चैन देंगे, अब नहीं दे रहा है, कोर्ट इसको इन्फोर्स करे। कोर्ट बोलेगा भागता है कि नहीं यहां से। इस तरह का एग्रीमेंट क्या है, वाइड है, शून्य है, क्योंकि वाइड एग्रीमेंट हैज नो वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के नजर में इस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये वाइड है, शून्य है। ठीक है, तो आप इस तरह का एग्रीमेंट करवा के आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं कि हाँ भाई ये एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स कीजिए, ये मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये सेक्शन 5 क्लियर है, कुछ है नहीं इसमें। चलो सेक्शन 6, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ्स और हर हेयर। चलो इसको समझो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है। देखो सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, ये प्री में पूछ देगा कि एन एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी शैल बी वाइड एब इनिशियो
ठीक है, वाइडेबल, इस तरह करके कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना। चलो सेक्शन 6 क्या कहता है? डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ्स और हर हेयर्स। क्या कह रहा है? इफ एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन अदर देन द वुमेन, यानी जिसका शादी हो रहा है, जिस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये लिया गया है डाउरी, फॉर हुज मैरिज इट वॉज गिवन, यानी जिसके शादी के लिए दिया गया है, उस शादी के लड़की के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल ससुर लड़की के जगह पे ले लिया है, ठीक है, जो फादर इन लॉ है वो ले लिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट वुमेन जिसका शादी हो रहा है, दैट पर्सन शैल बी बाउंड टू ट्रांसफर इट टू हर, तो वो व्यक्ति, वो फादर इन लॉ बाउंड है कि जो भी डाउरी उसको मिला है, लड़की को जो भी प्रेजेंट्स मिला है, जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, वो ट्रांसफर करे। अब इसमें कुछ पीरियड्स दिए गए, डेट और पीरियड दिया गया है। इफ रिसीव्ड बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले उनको मिल चुका है, ठीक है, जो गिफ्ट है शादी से पहले मिल चुका है, तो शादी के विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज आपको उसको ट्रांसफर करना होगा, यानी लड़की को जो भी आप डाउरी लिए हैं वो ट्रांसफर दे देना होगा विद इन 3 months। अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर मैरिज मिला है तो भी 3 महीना के अंदर, जिस दिन से मिला है, जिस दिन रिसिप्ट हुआ, उसके 3 महीना के अंदर आपको देना होगा, उस लड़की को ट्रांसफर कर देना होगा जिसके शादी के एवज में गिफ्ट मिला है, पैसा मिला है, डाउरी मिला है। इफ रिसीव्ड व्हाइल वुमेन वाज माइनर, अगर आपको मिला है जब वो महिला जो है क्या थी? माइनर थी, ठीक है, तब आपको क्या करना है? विद इन 3 months आफ्टर सी अटेन 18 years ऑफ मेजोरिटी, यानी 18 साल की जैसे ही हो जाती है उसके 3 महीने के अंतर्गत आपको जो है वो डाउरी दे देना है, ठीक है, उसको दे देना है, लड़की को सौंप देना है, बोलना है कि बाबू ये तुम्हारा स्त्री धन है, बाबू हम तुम्हारा पैसा रखे थे, ये तुम्हारा पैसा है, तुम इसकी मालकिनी हो, तुम ये रख लो, ठीक है। समझ में आया क्या? यानी क्या कहता है हमारा सेक्शन 6 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति डाउरी रिसीव किया है अदर देन दी वुमेन, जिसके मैरिज हो रहा है, जिसका शादी हो रहा है, उसके अलावा कोई और अन्य व्यक्ति अगर कोई डाउरी रिसीव किया है, तो वो बाउंड है, लीगली बाउंड है कि वो जो प्रॉपर्टी या फिर कैश या कुछ भी आर्टिकल वो रिसीव किया है वो लड़की को दे देगा, वापस लौटा देगा, वो उसकी संपत्ति है। इसमें एक टाइम पीरियड दिया है, अगर शादी से पहले कुछ ले लिया है तो 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर, शादी के 3 महीने के अंतर्गत उसको देना होगा। दूसरा, या तो शादी के समय या शादी के बाद उसको मिलता है तो 3 महीने, जिस दिन से मिला है 3 महीने के अंतर्गत उसको देना होगा। और अगर तब मिला है प्रॉपर्टी जब लड़की माइनर है, तब जैसे ही वो मेजर हो जाए, 18 साल की हो जाए, उसके 3 महीना के अंतर्गत उसको दे देना है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी सिचुएशन हो 3 महीना का डेट याद रखना। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट जो है, until such transfer is made the property is held to be held in trust, ठीक है, अगर जब तक ट्रांसफर ना हो जाए, जब तक संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर ना हो जाए, तब तक ये माना जाएगा कि आप उस प्रॉपर्टी के एज ए ट्रस्टी हैं, ठीक है, आपका वो ट्रस्ट है कि आप उसको संभाल के रखेंगे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, महिला की बेनिफिट के लिए आप एज अ ट्रस्टी उस चीज को, उस प्रॉपर्टी को संभाल के रखेंगे तब तक जब तक वो प्रॉपर्टी आप उसको लौटा ना दे, उसका हक आप उसको सौंप ना दे, ठीक है। अब देखो सब क्लॉज 2 जो है, इस सेक्शन 6 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि क्या होगा अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं, यानी आप उसका प्रॉपर्टी जो लड़की को मिला है उसके शादी के समय में एज अ डाउरी या गिफ्ट प्रेजेंट, अगर आप उसका ट्रांसफर नहीं करते हैं तब क्या होगा? तो सब सेक्शन 2 कहता है फेलियर टू ट्रांसफर द डाउरी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, इम्प्रीजमेंट मिनिमम 6 months,
एक्सटेंड टू 2 years एंड, ठीक है, मिनिमम फाइन अप टू मिनिमम 5,000, एक्सटेंडेबल अप टू 10,000 और बोथ। ठीक है, क्या कह रहा है कि 6 महीने का सजा और विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन मिनिमम 5,000 विच में एक्सटेंड टू 10,000। समझ में आया क्या? अब जो सबसेक्शन 3 है ये राइट ऑफ हेयर्स की बात करता है। ये क्या कहता है, इफ द वुमेन डाइज बिफोर रिसीविंग द डाउरी प्रॉपर्टी, जो भी उसको प्रॉपर्टी मिला था एट द टाइम ऑफ मैरिज और वो रिसीव करने से पहले ही उसका मौत हो जाता है, ठीक है, डेथ हो जाता है, हर हेयर्स आर इंटाइटल्ड टू क्लेम इट फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग इट। तो जो लड़की के हेयर्स होंगे वो इंटाइटल्ड है कि वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी था मेरे बेटी का, ठीक है, ये हमको वापस लौटा दीजिए, या फिर अगर उसके कोई बच्चे हैं तो भी वो मांग सकते हैं। अगर वो महिला का डेथ हो जाता है, कब? विदाउट रिसीविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द डाउरी। तो ये राइट ऑफ हेयर्स के बारे में बात करता है सबसेक्शन 3। इसमें एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि इफ वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ मैरिज, 7 साल के पहले ही अगर शादी हुआ है उसके 7 साल के अंतर्गत ही उसका मौत हो जाता है, अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कोर्स, यानी नेचुरल डेथ के अलावा, फॉर एग्जांपल कोई उसको मार दिया, जला दिया, ठीक है, तो अगर नेचुरल डेथ नहीं होता है, नेचुरल डेथ मतलब क्या कि कोई बीमारी से बेचारी डेथ कर गई, हार्ट अटैक से डेथ कर गई, ठीक है, ये सब चीज के अलावा अगर उसका डेथ होता है तो इफ सी हैज नो चिल्ड्रेन, अगर उसका कोई चिल्ड्रेन नहीं है, बच्चा नहीं है, तो द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स। तो जो प्रॉपर्टी होगा वो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लड़की के पेरेंट्स को। इफ सी हैज चिल्ड्रेन द प्रॉपर्टी शैल बी ट्रांसफर टू देम एंड अंटिल हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर देयर बेनिफिट्स। तो अगर कोई बच्चा है उसका तो उसको बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो तब तक रखेगा क्योंकि वो बच्चे माइनर हो सकते हैं, तो भाई एज ए ट्रस्ट उसको हेल्ड करके बचा के रखना होगा प्रॉपर्टी को, जैसा ही वो मेजर हो जाएंगे उसको सौंपना हो जाएगा। ठीक है, अब एक 3A है, इसमें 3A क्या कहता है कि वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 था फेलियर टू ट्रांसफर वाला, ये था पेनल्टी, फेलियर अगर नहीं करते हैं तो इंप्रीजमेंट जो होता है। अगर आप सबसेक्शन 2 में कोई व्यक्ति कन्विक्टेड होता है फॉर द फेलियर ऑफ ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3, द कोर्ट शैल इन एडिशन टू अवॉर्डिंग द पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन इन राइटिंग, लिखित रूप से लिखेगा इन एडिशन के आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द वुमेन और एज द केस में बी टू हर हेयर्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, यानी उस व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, या तो उस वुमेन को या फिर उसके हेयर को या उसके पेरेंट को या उसके चिल्ड्रन को, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। इफ ही फेल्स टू कंप्लाई, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में फेल करता है तो द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी रिकवर्ड एज द फाइन। तो जो भी वैल्यू था उस प्रॉपर्टी का वो रिकवर्ड किया जा सकता है उस व्यक्ति से जिसने फेल किया है ट्रांसफर करने से, ठीक है, एंड पेड टू द राइटफुल रेसिपेंट, यानी जो उसका प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू होगा वो रिकवर करके जो भी उसका राइटफुल जो ये हेयर्स होंगे, चाहे वो वुमेन हो, हेयर्स हो, उसके पेरेंट हो या उसके चिल्ड्रन है, उसको सौंप दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 ये सेविंग क्लॉज है, ये कहता है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 जो था पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, सेक्शन 4 डिमांडिंग डाउरी, इस चीज को ये वाला जो सेक्शन है ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये एक सेविंग क्लॉज है, सेविंग क्लॉज है, ठीक है। चलो इसमें कुछ था नहीं यार, चलो सेक्शन 7, सेक्शन 7 जो बात करता है ये बोलता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो बोलता है कि कौन लेगा, हमारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो कॉग्निजेंस है, संज्ञान है,
वो कौन ले सकते हैं? तो बोलता है मेट्रोपॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट MM और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज द अथॉरिटी टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यानी इस एक्ट में, हमारा ड्राउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो कॉग्निजेंस है वो हमेशा MM या JMFC लेंगे। यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ले सकते हैं, मेट्रोपॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं। नो इंफीरियर कोर्ट, यानी इनसे कम, इनसे जूनियर, सबऑर्डिनेट, ये दिस लेवल कैन टेक कॉग्निजेंस और कंडक्ट ट्रायल फॉर द डाउरी ऑफेंस। इनसे जो इंफीरियर कोर्ट होंगे वो नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं डाउरी ऑफेंस के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कौन लेंगे कॉग्निजेंस, या तो MM ले सकते हैं या JMFC ले सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कब लेंगे, तो कहता है अ कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ डाउरी ऑफेंस ओनली अपॉन, या तो इन ओन नॉलेज यानी स्यू मोटो ले सकते हैं, और पुलिस रिपोर्ट डिटेलिंग द ऑफेंस, यानी देखो अपनी नॉलेज से भी, स्यू मोटो से भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जज साहब रह रहे हैं एक फ्लैट में, उसके बगल में डेली मार रहा है पैसा के लिए, ठीक है, जज साहब बोले बुलाओ यार इस पे प्रोसिक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, डेली मारते रहता है वाइफ को, हम देख रहे हैं। तो स्यू मोटो अपने नॉलेज से भी ले सकते हैं या पुलिस रिपोर्ट पे भी ले सकते हैं। दूसरा कंप्लेंट पे भी ले सकते हैं, किसके द्वारा, या तो एग्रीव्ड, यानी वो लड़की खुद ही कंप्लेंट कर दे, एग्रीव्ड जो है वो खुद ही कंप्लेंट कर दे डाउरी से रिलेटेड। पेरेंट्स और अदर रिलेटिव, वो भी ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन, यानी लड़की के माता पिता या कोई अदर रिलेटिव के कंप्लेंट पे भी हो सकता है। आर रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बहुत होता है ना, महिला विकास मंच होता है या फिर NGOs होता है जो ये सब के लिए काम करता है, तो वो सब भी के कंप्लेंट पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहता है ये रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, तो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है a recognized welfare institution or organization means any social welfare body, ठीक है, recognized by central और state government for this purpose। ठीक है, तो जो recognized welfare institution organization होंगे वो कोई social welfare body हो सकते हैं जो कि recognized किए गए हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा for this purpose। ठीक है, समझ में आया। कॉग्निजेंस कौन लेंगे, तो JMFC और मेट्रोपॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट ले सकते हैं, उनसे इंफीरियर कोई नहीं लेगा। क्या कहता है कि कब लेंगे, तो या तो अपने खुद नॉलेज से, स्यू मोटो या पुलिस रिपोर्ट से, और नहीं तो कंप्लेंट अगर एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा दिया गया है या वो पेरेंट्स ऑफ एग्रीव्ड के द्वारा दिया गया है, या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा, जिसको एक सोशल वेलफेयर बॉडी होगा जो कि रिकॉग्नाइज होगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंटेंसिंग पावर के बारे में बात किया गया है कि जो MM होंगे और JMFC होंगे वो इंपावर्ड हैं इंपोज एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट टू कन्विक्ट एनी पर्सन, यानी इस एक्ट में जो भी सेंटेंसिंग पावर दिया गया है तो MM मेट्रोपॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट और JMFC के पास वो सारे पावर्स होंगे उसको पनिश करने के लिए। एग्जेम्पशन फॉर द लिमिटेशन पीरियड, ये क्या कहता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 36 है CRPC का, जो कि लिमिटेशन प्रोविजन प्रोवाइड करता है, वो हमारा इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी यहां पे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई भी प्रकार का लिमिटेशन पीरियड नहीं है। ध्यान में रहे कि जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसमें किसी भी प्रकार का लिमिटेशन पीरियड नहीं दिया गया है। ठीक है, कोर्ट कभी भी संज्ञान ले सकता है। दिस मीन्स डाउरी ऑफेंस कैन बी प्रोसिक्यूटेड एट एनी टाइम, देयर इज नो लिमिटेशन पीरियड। समझ में आया क्या? चैप्टर 36 जो है हमारा CRPC का वो एप्लीकेबल नहीं है DP में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में। ये एक तरह का स्पेशल एक्ट है। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर द एग्रीव्ड पर्सन, ये क्या कह रहा है, जो हमारा सेक्शन जो हमारा 7 है उसमें एक प्रकार का प्रोटेक्शन भी मिला है एग्रीव्ड पर्सन को। ठीक है, ये क्या है, सब क्लॉज 3 जो है इसका, इसमें लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस चैप्टर। यानी अगर कोई पर्सन
स्टेटमेंट देता है एज एन एग्रीव्ड पार्टी के हम एग्रीव्ड हैं, हम क्रुएलिटी का सब्जेक्ट हैं, तो उसके ऊपर सब जो है प्रोसिक्यूशन नहीं चलेगा कि आप डाउरी दहेज काहे दिए थे, आप काहे लिए थे। ठीक है, कोई कोर्ट उसी से क्वेश्चन नहीं पूछने लगा तब आप काहे दिए थे, आप काहे लिए थे, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है। अगर कोई खुद से बाहर आके बोल रहा है कि हाँ हमसे गलती हो गया, ठीक है, हमने दिया था, हमको मार पीट रहा है, तो एक प्रकार का इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है विक्टिम को कि अगर भाई आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा लेने और देने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं 8 पे। 8 क्या है, ये हमारा बात करता है कि नेचर क्या होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, जो ऑफेंस होता है उसका नेचर क्या होगा। तो क्या कहता है, ऑफेंसेस आर टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पस, क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा और नॉन कंपाउंडेबल होगा। क्या कहता है, द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर shall apply to the offense under this act as it they were cognizable offense, यानी जो है हम लोग जो है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलेंगे। ठीक है, संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंस, हम लोग इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से इसको संज्ञेय अपराध मान के चलेंगे, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मान के चलेंगे। ठीक है, अरेस्ट के लिए भी हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस मान के चलेंगे, लेकिन अदर देन क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ द मैटर अदर देन मैटर रेफर्ड इन सेक्शन 42 में क्या था, नेम और आइडेंटिफिकेशन छुपाने से रिलेटेड था, एंड द अरेस्ट ऑफ पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी चीज को हम लोग एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस ही मान के चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन उसी के हिसाब से करेंगे। लेकिन सेक्शन 42 और विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे। एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट सेल नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा कि जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसका नेचर कैसा है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कॉग्निजेबल है। अगर पूछेगा बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो आप क्या कहेंगे, नॉन बेलेबल है। अगर पूछेगा कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है, तो क्या बोलेंगे, नॉन कंपाउंडेबल है। ठीक है, ये चीज याद रखना, और ये दोनों चीज हमेशा याद रखना कि सेक्शन 42 और अरेस्ट पर्सन विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये चीज नहीं है होगा। चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सेक्शन 8A कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। क्या कह रहा है, वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3, the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he had not committed an offense under those sections shall be on him। यानी अगर किसी के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने डाउरी दिया है, यानी डाउरी लिया है, ठीक है, या फिर डाउरी देने के लिए अबेट कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर केस चल रहा है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, उसी व्यक्ति के ऊपर होगा कि अपना इनोसेंस साबित करे कि अरे नहीं, हमने तो नहीं मांगा था, हमने तो नहीं अबेट किया था कि आप दीजिए ही दीजिए। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो एक्यूज्ड होगा उसके ऊपर होगा। नॉर्मली क्या होता है, इन क्रिमिनल केसेस द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द गिल्टी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। जो प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूटर होता है, उसको साबित करना होता है कि भाई हम सही है, एक्यूज्ड गलत है, बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। हाउएवर द अंडर दिस प्रोविजन demand or receipt of dowry is alleged and supported by evidence, the accused must establish his innocence। इस सेक्शन में accused को, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में accused को साबित करना होगा, accused को ये एविडेंस देना होगा, accused को ये प्रूव करना होगा कि हम इनोसेंस है, हमने ना डाउरी मांगा था, ना हमने इसकी किसी भी प्रकार की बात किए थे। तो ठीक है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा डीपी एक्ट में, ये किसके ऊपर होगा, एक्यूज्ड के ऊपर होगा। ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है। चलो अब 8B क्या कहता है, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में बात करता है। डाउरी याद है तुमको, जो ज्वाइंट कमिटी था, डाउरी ज्वाइंट कमिटी जो था, उसने कहा था कि जो हमारा जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है उसका फेलियर का 2 रीजन है। पहला
तो जो था वो वॉलेंटरली ट्रांसफर वाला, और दूसरा क्या था कि कोई इन्फोर्समेंट मैशनरी नहीं है। ठीक है, क्या है, इन्फोर्समेंट मैशनरी नहीं है कि इसको कैसे प्रोहिबिट किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 8B जो है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में बात करता है। ये अपॉइंट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, इंपावर टू अपॉइंट डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, डीपीओ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में और क्या चीज डिटरमाइन करेगा, नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड, कितने नंबर ऑफ डीपीओ अपॉइंट करने हैं और किस एरिया में अपॉइंट करना है, क्या उसका जुरिडिक्शन होगा, ये सब जो डिटरमाइन करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अब जो डीपीओ होंगे, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, इनका पावर एंड फंक्शन क्या है, ये लोग क्या काम करेंगे। तो कहता है एवरी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हैज 4 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन लोग के 4 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला कि ये लोग देखेगा, इंश्योर करेगा कि जो डीपीए एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इसके प्रोविजन को लोग फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, मान रहे हैं कि नहीं, इसको इंश्योर करेगा। दूसरा, प्रिवेंटिंग डाउरी ऑफेंस, यानी डाउरी ऑफेंस को प्रिवेंट करेगा, इंक्लूडिंग टेकिंग, अबेटिंग और डिमांडिंग डाउरी, यानी लेन देन या मांग का, जो डाउरी का मांग का है, इससे प्रिवेंट करेगा। तीसरा, कलेक्टिंग एविडेंस। ठीक है, ये लोग क्या करेगा, जो भी नेसेसरी एविडेंस होगा, अगर कोई केस चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई एविडेंस खोजेगा, या फिर कोई डाउरी का मांग कर रहा है तो उस तरह में ये एविडेंस सर्च करेगा। तो ये इसका काम है। चौथा, परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन असाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड इन द रूल्स फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। और भी कोई एडिशनल फंक्शन है जो कि उसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, वो चीज वो परफॉर्म करेगा। तो ये मेनली 4 फंक्शन है इसका। पहला कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का जो प्रोविजन है ये फुलफिल हो रहा है या नहीं, डाउरी से प्रिवेंट करेगा, लेने देने या अबेट करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करना, और चौथा कुछ एडिशनल फंक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको बोले वो करेगा। इसका सब क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट पे थ्रू नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट, जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होगा उसको कुछ पुलिस ऑफिसर के भी पावर दिए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सच पावर आर सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन लेड डाउन बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रूल्स। और जो उसको पुलिस ऑफिसर का पावर दिया जाएगा वो पावर कैसा होगा, लिमिटेड पावर होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन। और ये रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन कौन इंप्लीमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। दिस इनेबल डीपीओस टू डायरेक्ट प्रिवेंटिव एंड इन्वेस्टिगेटिंग एक्शन इन डाउरी रिलेटेड केस। तो ये डीपीओ को एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट कर सके और इन्वेस्टिगेट कर सके ज्यादा से ज्यादा डाउरी रिलेटेड केस से। ठीक है, इसका सब क्लॉज 4 एक एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करता है। ये कहता है टू असिस्ट डीपीओज, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक एडवाइजरी बोर्ड का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है एक एडवाइजरी बोर्ड का। द बोर्ड शेल कंसिस्ट अप टू 5 सोशल वेलफेयर वर्कर। और जो बोर्ड होंगे, एडवाइजरी बोर्ड होंगे, उसमें कौन लोग होंगे, तो 5 सोशल वेलफेयर वर्कर हो सकते हैं, और उसमें एटलीस्ट 2 जो वर्कर होंगी वो महिला होगी फ्रॉम द कंसर्न्ड एरिया। ठीक है, द बोर्ड फंक्शन टू एडवाइज एंड असिस्ट डीपीओ फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। और बोर्ड जो एडवाइजरी बोर्ड है उसका काम क्या होगा, तो जो डीपीओ हैं उसको एडवाइज करना, असिस्ट करना, ताकि जो हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो स्मूथली, हैजल फ्री मैनर से इंप्लीमेंट हो सके, इफेक्टिवली काम कर सके। चलो अब आते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है पावर टू मेक रूल्स। ये जो पावर है सेक्शन 9 में, ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गैजेट में कुछ भी रूल्स बना सकती है रिलेटिव टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। अब देखो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को हम लोग हमेशा साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने का, और सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट के पास रूल्स है, ये पावर है रूल बनाने का। लेकिन देखो दोनों का जो पावर है ना रूल बनाने का, उसका सब्जेक्ट मैटर दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह का रूल बनाएगा, ठीक है,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये रूल बनाएगा इन पर्टिकुलर विदाउट प्रिजुडिस टू जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर सच रूल्स में बी प्रोवाइडेड अ फॉर्म एंड मैनर इन विच द पर्सन हुम एनी, ठीक है, क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल बनाएगा वो रूल क्या चीज से रिलेटेड होगा, जो लिस्ट तैयार होता है प्रेजेंट्स का, जो गिफ्ट देने लेने का रूल्स है जो सबसेक्शन 2 और 3 में दिया गया है, उससे रिलेटेड ये रूल्स बना सकता है, ठीक है। दूसरा, द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, यानी अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके ये एक्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, इससे रिलेटेड कुछ पॉलिसी डिसीजन रूल्स बना सकता है। देखो ये वाला जो रूल है कि ये लिस्ट वाला जो रूल है, ये पावर है कि लिस्ट से रिलेटेड ये बना सकता है, इसी रूल का पावर का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रूल्स बनाया है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये जो लिस्ट प्रेजेंट्स का तैयार किया जाता है, गिफ्ट का जो लिस्ट तैयार किया जाता है, इससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है, या फिर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन, इससे रिलेटेड ये रूल्स और बना सकते हैं। इसका सब क्लॉज 3 कहता है एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में मस्ट लेट बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एज सून एज पॉसिबल इट, जितना देखो कोई भी रूल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है तो उसको बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने प्रोड्यूस करना होगा जितना जल्दी हो सके। बोथ हाउस पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। द रूल रिमेन सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी फॉर टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। पार्लियामेंट के स्क्रूटनी के लिए, उसके जांच पड़ताल के लिए, उसमें कुछ चेंजेस के लिए 30 दिन का इनके पास समय होता है। अब अगर बोथ हाउस चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है रूल को, ठीक है, और इट शैल केम इनटू फोर्स ओनली इन मॉडिफाइड फॉर्म, और अगर मॉडिफाइड होता है तो मॉडिफाइड फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है यार, चलो ये एक बार देख लेना इसको। ये हो गया सेक्शन 9, इसमें कुछ नहीं था। सेक्शन 9 में बस ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने का। रूल कैची कैची के लिए बना सकता है, तो 2 चीज यहाँ पे ये लोग बना सकता है। पहला तो लिस्ट जो प्रिपेयर हो गया गिफ्ट का, प्रेजेंट्स का, उस लिस्ट से रिलेटेड, और दूसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन से रिलेटेड कि अच्छा से अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंप्लीमेंट हो सके, एक्ट जो है हमारा अच्छे से काम कर सके, इससे रिलेटेड। अब देखो सेक्शन 10 यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने के लिए, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल बना सकता है। अब स्टेट गवर्नमेंट किस चीज से रिलेटेड रूल बनाएगा, तो ये कहता है द एडिशनल फंक्शन ऑफ डीपीओज अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 8B, यानी जो एडिशनल फंक्शन होगा डीपीओज का जो हम लोग 4 फंक्शन देखे थे ना, 4 फंक्शन में एक ये भी फंक्शन था कि कोई भी एडिशनल फंक्शन जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करेगा उसको करना है, तो उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकता है। और लिमिटेशन एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर में एक्सरसाइज हिज फंक्शन। अच्छा, और डीपीओ का जो लिमिटेशन है कि क्या क्या उसका लिमिटेशन है, उसका क्या वर्किंग कंडीशन होगा, इससे रिलेटेड भी रूल्स बना सकता है। तो देखो सबसे पहले ये याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 9 में किस तरह का रूल बनाएगा, लिस्ट से रिलेटेड बना सकता है, या फिर एक्ट के इंप्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसी से रिलेटेड बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है डीपीओ से रिलेटेड, ये बोलता है कि डीपीओ का क्या एडिशनल फंक्शन होगा, डीपीओ का क्या लिमिटेशन होगा, उसका वर्किंग कंडीशन क्या होगा, इससे रिलेटेड रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। और एवरी मेड रूल स्टेट गवर्नमेंट लेट डाउन सुने, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कि जैसे ही कोई रूल अगर बनाती है स्टेट गवर्नमेंट तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्रोड्यूस करना होगा, उसका अप्रूवल लेना होगा, उसमें कुछ अगर चेंजेस है तो वो चेंजेस कर सकती है। तो ये चीज था, समझ में आया। सेक्शन 9 सेक्शन 10 दोनों समझ में आया। सेक्शन 9 के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेक्शन 10 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। दोनों का सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रूल्स मेकिंग ये दोनों का अलग है। सेक्शन 9 वही बात करता है रूल्स इन लिस्ट और कोऑर्डिनेशन के बारे में, सेक्शन 10 डीपीओ के एडिशनल फंक्शन और लिमिटेशन के बारे में बात करता है। चलो हमारा एक्ट कंप्लीट होता है, ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो गया। अब चलो हम लोग थोड़ा रूल्स के बारे में बात कर ले। तो देखो डाउरी प्रोहिबिशन, मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। अब रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, ये उतना हॉट बर्निंग टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ ही लेते हैं। छोटा सा 2 गो रूल ही है,
तो पूछ भी सकता है। देखो हम बोले थे ना सेक्शन 9 का पावर का इस्तेमाल करके जो लिस्ट से रिलेटेड रूल है, लिस्ट से रिलेटेड रूल है जो हमारा, ये कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकता है। तो इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 9 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया था। इस रूल का नाम क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, दिस रूल में बी कॉल्ड एज डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। और ये रूल कब फोर्स में आया था? तो गांधी जी के बर्थडे के दिन आया था भाई, याद कर लेना, 2 अक्टूबर 1985 को आया था। चलो अब ये रूल्स क्या है? रूल्स इन अकॉर्डिंग विथ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू बी मेंटेन। अब क्या लिस्ट से बारे में बात कर रहा है? अरे वही लिस्ट जो कि हमारे चाचा ताऊ जी ये लोग बैठ के बनाते हैं शादी के दिन, को टेबल लेके, ठीक है, टेबल लेके बनाते हैं कि किसने क्या गिफ्ट दिया, किसने क्या लिफाफा दिया, ये सब का एक कॉपी में लिखाता है ना, वही वाला लिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आजकल तो कम देखने को मिलता है। ठीक है, आजकल क्या होता है, लड़का लड़की स्टेज पे चढ़ने ही नहीं देता है किसी को, बोलता भाग फोटो खराब हो जाएगा, आप लोग मत आइए, आप लोग नीचे रहिए। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था कि लड़की के बगल में कोई बैठ जाता था, लड़का के जो देते जाता था वो लोग पर्स में डालते जाती थी लड़की के बहन, ये सब। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट था। तो ये क्या कह रहा है? द लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड शैल बी मेंटेन बाय द ब्राइड। अगर कोई गिफ्ट लड़की को दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, कोई भी गिफ्ट, तो वो लड़की के द्वारा वो गिफ्ट का जो रिकॉर्ड होगा मेंटेन किया जाएगा। अगर कोई गिफ्ट शादी के समय में लड़का को दिया जा रहा है, ब्राइड ग्रूम को, तो शैल बी मेंटेन बाय द ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड ग्रूम के द्वारा वो मेंटेन किया जाएगा। क्या कह रहा है? एवरी लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और सब रूल 2 शैल बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज और एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द मैरिज। तो जो भी लिस्ट होगा वो प्रिपेयर कब किया जाएगा? या तो एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रिपेयर किया जाएगा, और नहीं तो एज सून एज पॉसिबल आफ्टर मैरिज किया जाएगा। वो क्या होगा? शैल बी राइटिंग, लिखित रूप से होगा। इसमें लिखेंगे कि एक्स नाम के व्यक्ति ने 501 रुपया दिया, ठीक है, राम ने 1001 रुपया दिया शादी में, इस तरह का लिस्ट मेंटेन होगा। गिफ्ट में लिखेंगे सीनरी दिया, ये दिया, वो दिया। सी शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रेजेंट, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रेजेंट, क्या दिया? सोने का अंगूठी दिया, चांदी दिया, ठीक है, इतना महंगा तो चीज तो गिफ्ट में नहीं मिलता है शादी में, रिसेप्शन में, ठीक है, लेकिन उस चीज का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट, उस जो प्रेजेंट दिया है उसका क्या वैल्यू होगा, उसको भी लिखेंगे। तीसरा, द नेम ऑफ द पर्सन हु गिव्स द प्रेजेंट, और जो व्यक्ति उसको दिया है वो चीज लिखेंगे। अरे ये सब तो रियलिटी लाइफ में तुम लोग देख चुके हो, तो ये क्या देखना है? वेयर द पर्सन गिविंग द प्रेजेंट इज रिलेटेड टू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच रिलेशन। अगर जो दिए हैं उसका ब्राइड या ब्राइडग्रूम से रिलेशन से उसका क्या रिलेशन है वो भी लिखेंगे, कि चाचा दिए हैं, ताऊ दिए हैं, फूफा दिए हैं, मौसा दिए हैं, मासी दी है, वो सब चीज को लिखेंगे। एंड शैल बी साइंड बाय दी बोथ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, यानी लड़का लड़की के द्वारा साइन किया हो जाना चाहिए कॉपी पे। इसका एक्सप्लेनेशन है, अगर लड़की साइन करने में असमर्थ है तो वो अपना थंब इंप्रेशन देगी, और जो भी उसमें पर्टिकुलर्स हैं, जो भी आपने लिखा है, वो उसको पढ़ के सुनाया जाए। रीड आउट द पर्टिकुलर कंटेंट इन द लिस्ट, ठीक है, तो उस चीज को पढ़ के सुनाया जाएगा। दूसरा भी यही चीज कह रहा है कि अगर लड़का साइन करने में असमर्थ है तो भी उसका थंब इंप्रेशन लेंगे, और उसको रीड आउट, उसका जो पर्टिकुलर्स आपने कॉपी में लिखा है कि किसने किसने क्या गिफ्ट दिया है, कितना दिया है, वो उसको पढ़ के सुनाएंगे आप इसको। इसका रूल का सब क्लॉज 4 ये कहता है, द ब्राइड ऑफ द और द ब्राइडग्रूम में इफ सी सो डिजायर ऑब्टेन द इधर बोथ। अरे जो भी अगर लिस्ट तैयार है वो, तो वो ब्राइड या ब्राइडग्रूम वो मांग सकता है कि हमको एक कॉपी दे दीजिए लिस्ट का। तो ये रूल था, रूल समझ में आ गया, रियल लाइफ से कोरिलेट करता है। अगर ये पीडीएफ पसंद आया है, ठीक है, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540819125, ठीक है, तुम लोग मैसेज कर देना पीडीएफ के लिए, तो मैं दे दूंगा पीडीएफ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच।